हर स्पीच में, हर समिट में, हर पॉलिसी डिस्कशन में एक लाइन बार बार सुनने को मिलती है, मेक इन इंडिया। लेकिन 2026 में आकर एक सिंपल सवाल पूछना जरूरी है। क्या इंडिया सच में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर मेक इन इंडिया आज भी ब्रांडिंग में ज्यादा दिखता है और एग्जीक्यूशन में कम? जब 2014 में ये लॉन्च हुआ तो आइडिया काफी क्लियर था। इन्वेस्टमेंट लाओ, बाहर से आने वाले इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस कम करो और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनाओ। और ऑनेस्टली इसकी जरूरत भी थी। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन बहुत पुराना है, पर ग्राउंड रियलिटी ये रही है कि हमारी इकोनॉमी का वेट हमेशा आईटी और सर्विसेज सेक्टर की तरफ ज्यादा झुका रहा। तो अब 10 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ब्रांडिंग और फैक्ट्री फ्लोर की रियलिटी के बीच का गैप चेक करने का टाइम आ गया है। स्कोरबोर्ड आखिर बोलता क्या है? मेक इन इंडिया की जर्नी में रियल प्रोग्रेस ढूंढने के लिए हमें इसके सेकंड फेज को देखना होगा। इस फेज का इंजन है पीएलआई, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका लॉजिक सिंपल था, इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन और सेल्स करो और गवर्नमेंट से इंसेंटिव पाओ। दिसंबर 2025 तक 14 मेजर सेक्टर्स में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका था और एक्सपोर्ट्स 8.3 लाख करोड़ को क्रॉस कर गए। इन 14 सेक्टर्स में से सबसे विजिबल रिजल्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में मिले हैं। एप्पल सप्लायर्स का स्केल अप और स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स का लगातार बढ़ना ये प्रूव करता है कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी रेलेवेंस तेजी से बिल्ड कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि जब पॉलिसी, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और सेक्टर टारगेटिंग के साथ आती है तो वो एक्चुअली ग्लोबल प्रोडक्शन पैटर्न्स को बदलने की ताकत रखती है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉनिक्स बूम का मतलब ये है कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन गया है? यहाँ पर एक बड़ा रियलिटी चेक आता है। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर इंडिया के जीडीपी में रफली 16 से 17% रुका हुआ है, जबकि लॉन्ग टर्म गोल 25% था। ये बताता है कि ग्रोथ के बावजूद पूरी इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव नहीं आया और इस स्टैग्नेशन का असर मेक इन इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल और सोशल प्रॉमिस पर पड़ता है, जॉब्स। हाईटेक और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ये सेक्टर्स वो लेबर इंटेंसिव जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे जिनकी देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। इंडिया में मास एम्प्लॉयमेंट का बेस एमएसएमईज यानी छोटे उद्योग क्रिएट करते हैं, लेकिन आज भी इन एमएसएमईज को फाइनेंस, कंप्लायंसेस और स्केल मेंटेन करने जैसे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। जब तक एमएसएमई इकोसिस्टम डीप लेवल पर मजबूत नहीं होता, तब तक बड़ी फैक्ट्रीज के सक्सेस स्टोरीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को सॉल्व नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा ग्राउंड पर अभी भी कई रोड ब्लॉक्स खड़े हैं। जमीन और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, पावर रिलायबिलिटी, स्किल गैप्स और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। और हर सेक्टर की कहानी अलग है। फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग स्केल करने का तरीका, लेकिन टेक्सटाइल्स या फूड प्रोसेसिंग के चैलेंज से बिल्कुल अलग होता है। आज का वर्डिक्ट ये है कि इंडिया ने सिलेक्टेड सेक्टर्स में मोमेंटम तो बनाया है, लेकिन ब्रॉड इंडस्ट्रियल चेंज अभी भी एक लंबा रास्ता है। प्रोग्रेस रियल है, पर गोल्स अभी भी काफ़ी दूर हैं। स्लोगन ने एक क्लियर डायरेक्शन दी, फिर पीएलआई जैसी स्कीम ने एक स्ट्रॉन्ग पुश दिया, और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स ने सॉलिड रिजल्ट्स डिलीवर किए। पर अब असली टेस्ट ये है, क्या गवर्नमेंट इन आइसोलेटेड विक्ट्रीज को पूरे देश में ब्रॉड बेस्ड और कंपेटिटिव ग्रोथ में बदल पाएगी, या फिर ये फ्यूचर में सिर्फ एक ब्रांडिंग केस स्टडी बन के रह जाएगा? आपके हिसाब से मेक इन इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या रहा है? मोबाइल्स, एक्सपोर्ट्स या सिर्फ ब्रांडिंग? कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही पॉलिसी ब्रेकडाउन सिंपल हिंदी में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब